नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज। और देखिए, कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी आए, लेकिन उन मुश्किलों के बाद जब कामयाबी मिलती है तो उसका यार स्वाद ही कुछ और होता है। लेकिन इन मुश्किलों को फेस करते करते और भी ज़्यादा मुश्किलों में मुश्किलें निकलती रहती हैं, और ऐसी ही मुश्किलों को फेस करते करते हुए आगे बढ़ी हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी जो मेरे साथ आज मौजूद है। इन्हें मैं कहूँगा लाइफ की सबसे बड़ी विनर, डॉक्टर नीरा तोमर। मैम, स्वागत है आपका। मैम, आज आप प्रिंसिपल हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमें देख रहे हैं, मैम प्रिंसिपल हैं श्री मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज दोराला में। तो मैम, अभी हम यहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यही जानेंगे आपकी यहाँ ये सफर की शुरुआत कैसे हुई और किन किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा, उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। जैसा कि आपने पूछा, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं बागपत ज़िले से हूँ और बहुत ही सामान्य परिवार से। मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड और 4 बहन भाई थे हम। थोड़ी सी पेंशन होती थी, तो उसमें पढ़ाई करना एक बहुत ही विषम परिस्थिति थी। मैंने सिलाई और बच्चों की ट्यूशन पढ़ाई, तो यहाँ तक जो आने का मेरा प्रधानाचार्य बनने का सपना था, उसमें मैंने काफ़ी उतराव चढ़ाव देखे। मेरी शादी भी इंटर करके हो गई थी, तो मैंने उसी के बाद अपनी एजुकेशन पूरी की है। उसी के बाद मैंने बीए कंप्लीट किया, एमए की, एमएड की, एमफिल की, पीएचडी की। तो बहुत सारे इसमें बीच में कठिनाई आई। कई बार लगा कि मैं शायद आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी, लेकिन कुछ लोग होते हैं आपके, जिसको कहना चाहिए। उसमें मेरे हस्बैंड, सारा श्रेय अगर मैं दूं, आज तक सब लोग कहते हैं कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला होती है। यहाँ पे जो एक कामयाब महिला बैठी है, जो माइक पर बोल पा रही है, उसके पीछे उनके मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है। मैम, आज आप प्रिंसिपल हैं और ये प्रिंसिपल का कार्यभार संभाल रही हैं। कितने समय से आप ये कार्यभार संभाल रही हैं, उस बारे में कुछ बताइए हमें। कितने साल का आपका सफर हो चुका है आज तक का? मैं 99 से इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। उससे पहले मैं टीचर थी, एडमिनिस्ट्रेटर रही हूँ। और मैं यहाँ से बताना चाहूँगी कि जब मैं बचपन में देखती थी अपने प्रिंसिपल को या किसी को, और मैं देखती थी कि गांव के बच्चों के साथ काफ़ी भेदभाव होता है, और ख़ासकर लड़कियों के साथ तो काफ़ी भेदभाव होता है। तो मैं बचपन में सपना देखती थी कि मैं भी कभी पढ़ के अपनी प्रिंसिपल के जैसे बनूंगी। तो कुछ लोग मेरी इस बात पे मजाक भी उड़ाते थे, क्योंकि मैं लैंगिक भेदभाव काफ़ी खुद के जीवन में भी झेला है, और आस पड़ोस में भी देखती थी कि उनके पति किसी भी बात पे महिला को मार देते थे। बड़ी मार, मतलब मार अब तो कम हो गया है, लेकिन उस समय महिला को पीटने का बहुत बड़ा एक ऐसा होता। मेरे परिवार में तो नहीं था, लेकिन मेरे जो चाची या ताई या अन्य जो वो लोग थे गांव के, तो वहाँ पे मैं देखती थी कि मेरी नानी, मैं खुद बता रही हूँ, मेरी नानी मेरी मामी को मार देती थी। तो मुझे बड़ा रोना आता था। तो मैं सोचती थी काश मुझे जीवन में ऐसा मौका मिलेगा कि मैं लड़कियों के और महिलाओं के लिए काम करूँगी। तो मेरी शादी हो गई, मैं आपको बताना चाहूँगी। तो मुझे लगा कि अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने एक साल मेरा ब्रेक हो गया, तो मैंने प्रेग्नेंट हो गई। मैं ऐसे एक दिन अपने हस्बैंड से कहने लगी कि मेरा बड़ा मन क्या है कि मैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर जीवन में कुछ करना चाहती हो महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी एजुकेशन पूरी करनी पड़ेगी, अपनी शिक्षा पूरी करो। तो अंधे को क्या चाहिए थी, 2 आंखें, तो मुझे मिल गई। तो मैंने अपनी बीए कंप्लीट की और एमए की। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, बड़ौद जैसे कस्बे में शादी के बाद पढ़ना। मेरी 9 दिन की बेटी थी, मैं आपको बताऊँगी। मैं उसको लेके मेरठ पेपर देने आई गोद में, और मेरी जो पड़ोस की महिलाएं थी, मेरी नंदे थी, वो सब कहती थी ये पागल हो गई है भाई, 9 दिन के बच्चे को लेके ये मेरठ जा रही है। ऊपर से मेरी जो प्रथम बेटी हो गई, तो उस तरह का एक माहौल नहीं होता बेटी के होने में खुशी। तो मैं उसको लेके मेरठ पेपर देने आई, और प्रभु की कृपा से मैंने एंट्रेंस भी क्लियर किया और आगे अपनी एजुकेशन पूरी रखी। आपकी शुरू में मैं यहाँ से कहना चाहूँगी, शुरू में लोग आपकी मजाक जरूर बनाते हैं कि ये चलिए एक नया
वो करनी ही पड़ेगी शादी के बाद, ये देखो। लेकिन मैं अपना धुन की पक्की लगी रही, लोगों ने खूब हंसी भी उड़ाते थे और कई बार तो मानसिक तनाव होता था। लेकिन मैं आपको यहाँ से फिर बार बार कहना चाहूँगी कि मेरे पति ने मुझे कभी साड़ी नहीं दिलाई, या कभी वो मुझे कह देते तुम बैठ के अंदर बैठ के पढ़ लो, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ और कोई आएगा मैं कह दूंगा कि तुम यहाँ पर नहीं हो। और बड़ों जैसे कस्बे में ढाबे से खाना भी मंगवा देते थे। सच में अगर मैं कहूँ कि आज मैं यहाँ पर हूँ तो मैं ये अपने पति के सब मनोबल जो मेरा उन्होंने बढ़ाया, वो मुझे कह देते थे कि तुम तो कर लोगी, तुम हनुमानों कर लोगी। उन्होंने मुझे सदैव सपोर्ट किया है। मैम, इस बीच जैसे आपने बताया आपकी 12th करते ही शादी हो गई और उसके बाद आप एक माँ भी बन गई, आप एक माँ के रोल में भी आ गई, आपको माँ का रोल भी निभाना था और कहीं ना कहीं आपके आगे के सपने भी थे जो आपको पूरे करने थे। यहाँ पर आपको सपोर्ट मिला आपके हस्बैंड का। इस बीच एक बच्चे को भी संभालना और अपने सपनों को भी देखना और फिर पढ़ाई भी करना, कैसे ये सब मैनेज होता था, उस बारे में कुछ हमें बताइए, कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं आपको बता दें, जो आप मन में ठान लेते हैं ना कि आपको ये करना है, तो आपको उसी तरह के रास्ते और विचार भी आपके सामने आने लगते हैं। कहा भी गया है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। उसी के साथ मैं बताऊंगी कि मेरा सेकंड बेबी भी आ गया था और सर्विस भी मैं कर रही थी, उसके साथ मैं पढ़ भी रही थी और गृहस्थी भी अपनी संभाल रही थी। तो लेकिन क्योंकि एक दिमाग में था कि नहीं मुझे कुछ बनना है और मुझे महिलाओं के लिए बनने की नहीं, मुझे एक धुन थी कि मुझे उन महिलाओं के लिए काम करना है जो बोल नहीं पाती है और जिनके सपने छोटे छोटे टूट जाते हैं। तो उसके लिए मैं जैसे कई बार मैं निराश हो जाती थी, तो मैं यहाँ बताऊंगी कि मेरे घर के सामने एक वीडो लेडी रहती थी। वो रात को हमारे वहाँ पे जो फाइल में फीते लगते हैं वो उसमें लगाती थी रात को बैठ के। तो मैं जब रात को घर का काम करके और मैं पढ़ने बैठती तो मुझे नींद आने लगती। तो फिर मैं देखती, अरे राकेश की माँ तो अभी भी डिबिया में वो जो लैंप लगाती थी, लैंप में फीते लगा रही है। तो मैं सोचती है वो इतनी लेडी है, यही स्टेज में भी काम कर रही है, तो मैं क्यों नहीं बैठ के पढ़ सकती। तो फिर मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के पढ़ती। तो आपको जीवन में किसी से प्रेरणा है, वो किसी को भी ले सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े इंसान को ही प्रेरणा, जैसे मैंने बताया कि वो जो वीडियो थी वो लेडी थी, मैंने उसको अपनी प्रेरणा स्रोत बनाया हुआ था। मैं देखती कि रात भर बैठ के काम करती है अपना गुजारा करने के लिए। मेरे पास कम से कम मेरे घर में लाइट तो है, तो मैं रात को बैठ के पढ़ती, फिर सुबह उठ के घर का काम करती और फिर दिन में कॉलेज भी जाती। और उसमें कई बार इतनी कठिनाई भी, रोना भी आ जाता था लगता था, लेकिन मन की जो कहते हैं ना शक्ति, वो आपको पूरा करने में आपके अंदर एक पैदा कर ही देते हैं। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने भी गई, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, तो मैं बॉयज स्कूल की प्रिंसिपल बनी थी, मैं आपको बताऊं। और 30 की एज में से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरी एज ही जब 30 हुई थी और वैकेंसी निकली, मैंने अप्लाई कर दिया। तो वहाँ पर मैंने बॉयज स्कूल में अप्लाई कर दिया। शायद मैं पहली महिला थी जो बॉयज स्कूल के लिए अप्लाई किया। तो वहाँ पर जो पैनल था वो मुझसे पूछने लगा कि आप क्या बॉयज स्कूल चला पाएंगी। तो मैंने कहा जब इंदिरा गांधी जी पूरा देश चला सकती है तो क्या मैं एक विद्यालय नहीं चला सकती। तो मुझे लग रहा है शायद मेरे उन्हें आंसर पसंद आए और मेरा सिलेक्शन बॉयज स्कूल में हो गया। वहाँ पे जब मैं बिनोली प्रिंसिपल बनी थी, आप बताना चाहूँगी, और ब्लैक लिस्टेड विद्यालय था। सबको लग रहा था कि ये क्या चला पाएगी भाई, अब तो मैं इतनी एक्सपेंस हो गई, 56 मेरी एज हो गई, और जब मैं 32 की थी तो लग रहा था ये लड़की क्या विद्यालय चलाएगी। तो वहाँ पे लड़के जो थे गाँव के, लेकिन जब मैंने उनसे उन्हें लगा कि नहीं ये तो काफ़ी सख्त है। उस समय एक सीरियल चलता था, चंद्रकांत था शायद, तो लड़कों ने मेरा नाम क्रूर सिंह रख लिया। मतलब इसके पीछे का कारण क्या रहा कि आपका नाम क्रूर सिंह रख लिया? क्या इतनी स्ट्रिक्ट थी आप उस टाइम? नहीं, वो क्या था ना, वो स्कूल ब्लैक लिस्टेड स्कूल था। वहाँ पे क्या नकल होती थी और लड़के भाग जाते थे। तो क्योंकि मैं अनुशासन प्रिय थी, तो अनुशासन प्रिय को तो लोग पसंद नहीं करते। और मैं सड़क पे जैसे घूम के जो लड़के इधर उधर पीरियड छोड़ देते थे, मैं उनको पकड़ के बुलाती थी। तो बाजार में भी अगर आप जाके बिनोली पूछोगे तो वहाँ कहते थे भाई प्रिंसिपल मैम तो ऐसी होनी चाहिए। लड़कों को मैं सड़क पे घूमते थे, उनको लेके विद्यालय आती थी, तो उनको उस समय वो अनुशासन अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब मैं कई लड़कों की अगर आपको चिट्ठियाँ दिखाऊं, उन्होंने लिखा कि अगर आप मैम हमें उस समय नहीं संभालती तो हम जीवन में कुछ नहीं बन पाते। तो कई अच्छी अच्छी जगह है, एक प्लेयर है लड़की,
और एसओ हैं काफ़ी, मतलब उन्होंने लड़के, क्योंकि मैं उनको बुला के काउंसलिंग उनकी करती थी, तो बच्चे तो नाम रख ही लेते हैं। ये तो मुझे बाद में पता चला कि लड़के, क्योंकि मैं नकल नहीं करने देती थी उन्हें, और जैसे दीवार नहीं थी वहाँ पे, बच्चे भाग जाते थे, तो ये सब चीज़ें थी इसलिए। मैम आप बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल रही हैं और वहाँ पर आपने आपका नाम बताया कि क्रूर सिंह रख दिया था बच्चों ने। आज आप बालिकाओं के स्कूल की प्रिंसिपल हैं, तो बालिकाओं के बीच या मैं ये कहूँ छात्राओं के बीच आपका क्या नाम है, आप कैसा बिहेवियर है उनके साथ? मैं आपको ये बताऊंगी कि शुरू में उन्हें लगा क्रूर सिंह, लेकिन फिर अब मैं आपको बताऊंगी बड़े गर्व के साथ कि अब सब बच्चे मुझे नीरा माँ कहते हैं, और ये मेरे लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अगर जब मुझे क्रूर सिंह कहा और आज मुझे नीरा माँ कहते हैं, तो उसके पीछे वात्सल्य को छुपे हुए को समझ गए कि हमारे हित के लिए हमें डांट रही हैं, हमारे भले के लिए डांट रही। मैं उनको बताती थी, लड़कियों को भी, कि मेरे में और जो गांव की महिला हैं उसमें केवल अंतर ये है कि मैं पढ़ ली और वो पढ़ नहीं पाई। तो धीरे धीरे वो सब समझने लगे। और सबसे मैं आपको यहाँ पर खुशी की बात बताऊंगी कि लड़कियाँ मुझसे अपनी सारी बातें शेयर कर लेती हैं, क्योंकि जो टीन एज में उनके दिमाग में बातें होती हैं वो सब मुझे शेयर करती हैं, और इतनी रेस्पेक्ट लड़कियाँ करती हैं कि जो मैंने सारे जीवन में दुख झेले, जो मैंने उपेक्षा झेली समाज की, वो जब लड़कियां मुझे नीरा माँ कहती है या वो लड़के मुझे चिट्ठियाँ उनकी आती है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी उपलब्धि जीवन में कुछ नहीं हो सकती। क्रूर सिंह से और नीरा माँ तक का सफर एक अलग ही अनुभूति देता है। कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा कर दिखाया कि शुरुआत में आप बेशक उनका जो स्ट्रिक्टनेस थी आपकी उनके साथ, वो उस वक्त उनको गलत लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा और वो आपको समझने लगे और आपकी बातों को भी समझने लगे और उन बातों पर कायम भी रहने लगे। जी बिल्कुल। देखिए, हम बच्चे को, जब बच्चा होता है और सुबह उसको अगर हम 4 बजे उठाते हैं तो उसको एक बार को बुरा लगता है, लेकिन जब उसको समझ में आता है कि मेरे भले के लिए आप अगर कोई मूर्ति बनाए या कोई वो बनाए तो उसमें चोट तो करनी आवश्यक होती है। कुम्हार जब घर बर्तन बनाता है तो अगर वो कहीं से बिगड़ा हुआ होता है तो उस पर थक्की लगा के उसको ठीक करता है। तो ये क्या होता है, उस एज में या उन्हें ये लगता है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो जो सुंदर रूप निखर के आता है उसकी जो खुशी होती है, तब उनको समझ में आता है, अरे ये तो इतना सुंदर हीरा बन गया, या इतना सुंदर बर्तन बन गया, या इतनी सुंदर मूर्ति बन गई। तो जब वो बिल्कुल साकार हो जाता है तो तब समझ में आता है कि वो चोट क्यों लगाई गई। अभी जो इंटरव्यू हमारे आप सभी देख रहे हैं उनको मैं ये भी बता दूं कि डॉक्टर नीरा तोमर जो है मेरे साथ आज मौजूद हैं। मैम की एक फाउंडेशन भी है जो है नीरा फाउंडेशन के नाम से। तो मैम उस फाउंडेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे, कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या इसका लक्ष्य रहा आपका, उस बारे में हमें कुछ बताइए और कैसे आप काम करते हैं इस पर वो भी बताइए। जी देखिए, जो नीरा फाउंडेशन बनी है ये इस उसको लेके बनी है कि जो गाँव की महिलाएं हैं और बालिकाएं हैं उनको एक तो उनको कानूनी अधिकार नहीं मालूम होते कि उनके कानूनी अधिकार क्या है, सरकारी योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती कि सरकार की जो योजनाएं हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके साथ लैंगिक भेदभाव होता है या हिंसा होती है उनको मालूम ही नहीं होता, वो उसको एक रूटीन की बात समझ लेती है। तो समाज में एक जागरूकता है, हम जो नहीं महिलाएं हम नहीं कर पाई, हम अपनी बेटी को माहौल दे पाए, ये सब के लिए मैंने एक वो बनाया फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन के अंतर्गत मैं बहुत सारी लड़कियों को जो नहीं शिक्षा प्राप्त कर पाती उनको मैं अपने व्यय पर, और यहाँ बताना चाहूँगी कि इसमें जो फंडिंग होती है वो मेरी बेटी करती है। ये मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि मेरी बेटी यूएस में है और वो मुझे फंडिंग करती है। उसने मुझे एक लाइन कही कि मम्मी, जीवन में आप अगर छोटी छलांग नहीं लगाती तो मैं बड़ी छलांग नहीं लगा पाती। तो अगर आप किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो आप बड़ी छलांग एक साथ नहीं लगा सकते हो, तो आप छोटी छोटी छलांग लगाइए, आप धीरे धीरे वहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो और ये भी मैं बताऊंगी कि ये मेरी मदर इन लॉ, सब लोग अपनी माँ के या किसी भी उस पर करते हैं, मैं अपनी मदर इन लॉ के नाम की स्कॉलरशिप देती हूँ मेधावी छात्राओं को, और निर्धन परिवार की लड़कियों की फीस भरती हूँ। वो सब मैं अपनी मदर इन लॉ जो भूरो देवी है उनके नाम पे करती हूँ। और मैंने यहाँ पे एक अभियान और चलाया है, अभी आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि बचपन में मैंने काफ़ी सुना कि जो करना है अपनी ससुराल में जाके करना है, और जब हम ससुराल आते हैं तो वहाँ पे कहते हैं यहाँ तुम्हारी मन की नहीं होगी, आपके पियर में ऐसा होता होगा, यहाँ पर नहीं होगा, इस घर में नहीं चलेगा। और पियर में कह देते हैं कि जो शौक पूरे करने हैं, जो अपनी मन की करनी है तो अपनी ससुराल में करना है। तो हमारा घर है कौन सा?
तो मैंने एक मुहिम चलाई है कि मेरा घर मेरी बेटी का घर, उसमें मैं घर घर जाके उनकी बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगाती हूँ। उसमें थोड़ा सा पहले शुरू में विरोध भी हुआ, जो नाम पट्टी का है लोगों ने उनको उखाड़ दिया, लेकिन अब इतना अच्छा उसका रेस्पॉन्स आ रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि हमारी भी बनवाइए, हमारी भी बनवाइए। और मेरे जो कॉलेज में है करीबन 12 गाँव की लड़कियाँ पढ़ती हैं, उनकी भी बनवाई है। और कई विद्यालयों में भी मैंने जा जाके मेरे साथ कई विद्यालय जुड़ गए हैं इस अभियान के साथ। ये काफ़ी अच्छा अभियान चल रहा है कि मेरा घर मेरी बेटी का घर, क्योंकि जिस घर में पैदा है पहले वही मेरा घर है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। एक नई सोच के साथ हमें जीना चाहिए और वही नई सोच जगा रही है डॉक्टर नीरा तोमर मैम। मैम, अभी आपसे मैं थोड़ा सा इस बारे में भी जानना चाहूँगा। आप प्रिंसिपल हैं और अक्सर जैसे आप छात्राओं की प्रिंसिपल हैं मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज, तो छात्राएं वहाँ पर पढ़ती हैं। अक्सर छात्राएं जो होती हैं या छात्र भी होते हैं कहीं के, तो वो ऐसा करते हैं, उनके पास कुछ भी समस्या होती है एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो टीचर से संपर्क करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप भी पहले टीचर रह चुकी हैं और अब प्रिंसिपल भी हैं, तो आपके पास भी क्या बच्चे आते हैं किसी समस्या को लेकर अपने टीचर को, कुछ मतलब ऐसे कोई बच्चे हों जो टीचर के पास ना जाते हो और आपके पास आते हो, ऐसे कुछ बच्चे भी हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, प्रिंसिपल भी एक टीचर ही होता है, वो हेड होता है उसके अंडर में, तो हम भी एक तरह से टीचर ही हैं। और आप अगर मेरे विद्यालय आएंगे, कभी मेरा गेट बंद नहीं होता, कभी मेरे गेट पे चीख नहीं होती। मेरी टीचर तो बल्कि ये कहती है कि आपने इन लड़कियों को इतना मुंह लगाया हुआ है, वो सीधे मेरे ऑफिस में आ जाती है। और मैं आपको ग्रुप भी दिखाऊंगी कि लड़कियां मुझसे सीधे बात करती है। हर एक लड़की के पास मेरा फ़ोन नंबर है। मैं जब सत्र मेरे यहाँ प्रारंभ होता है तो सबसे पहले मैं प्रेयर में अपना नंबर बालिकाओं को उपलब्ध कराती हूँ कि ये मेरा नंबर है, कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, आप इस पर मुझसे बात कर सकती हैं। तो लड़कियाँ, मैंने आप इस समय बताया कि निसंकोच मुझसे बातें करती हैं। और लड़कियों के अंदर मैं एक कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए उनको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी मैं उनको जगह जगह ले जाती हूँ और उनको हर मंच उपलब्ध कराती हूँ कि सबसे पहले वो अपनी बात कहना ही सीखे। तो लड़कियाँ तो निसंकोच मेरे पास बातें करती हैं, वो मैं भी उनसे बातें करती हूँ, क्योंकि आप दोस्ती अगर बच्चों के बीच में रखेंगे तो आप उनको ज़्यादा समझ पाते हैं और बच्चा अपनी बात कह भी पाता है। अब वो वाली टेक्निक नहीं रही है कि आप बच्चे को डरा के धमका के आप उसको डेवलप कर सकते नहीं कर सकते। आप उसको एक बहुत ही प्यारे इन्वायरमेंट में, बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट देके तभी आप उसको सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। मैम, जैसा कि आपने अभी थोड़े टाइम पहले भी कहा कि प्रिंसिपल भी एक तरह से टीचर ही होती है, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल बस हेड होती है, वरना टीचर तो वो भी होते हैं। जैसे स्कूल में छोटे बच्चे भी होते हैं और बड़े बच्चे भी होते हैं, तो बड़े बच्चों को समझाना मुश्किल होता है या छोटे बच्चों को? नहीं, छोटे बच्चे बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कहना चाहिए वो कोरे होते हैं, उनके पास समाज का सब चीज़ों का इतना प्रभाव नहीं होता। आपने देखा होगा छोटे जो बच्चे, क्योंकि मेरे यहाँ प्राइमरी वे में आपको बताऊँ, मेरा जो कॉलेज है वो क्लास 1 से है। छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि अगर कोई गलत बात भी होती है, पेरेंट्स कहते हैं कि इसको ऐसा नहीं, कि नहीं मेरी मैम ने ऐसा ही बताया। छोटे बच्चे मैम के ज़्यादा आज्ञाकारी होते हैं। बड़े बच्चे थोड़ा सा मीडिया का, टीवी का, उन सब चीज़ों का प्रभाव हो जाता है, तो बड़े बच्चों को समझाने के लिए आपको दूसरी टेक्निक की ज़रूरत होती है और छोटे बच्चों को समझाने के लिए दूसरी टेक्निक की ज़रूरत होती है। टीचर या पेरेंट्स गलती यही कर देते हैं कि वो हर एज के ग्रुप के पर एक ही टेक्निक आजमाते हैं। हमें प्राइमरी के जो छोटे बच्चे हैं उन पर दूसरे तरीके से हमें समझाना होता है। जो टीन एज का बच्चा होता है वो थोड़ा विद्रोही स्वभाव का भी हो जाता है, वो ना उस समय छोटा होता है ना बड़ा होता है, तो उसको आपको एक दूसरे तरीके से आपको समझाना होता है। हम क्या गलती करते हैं, जो टीन एज के बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए। फिर अगर वो कोई बात करता है तो उसको कहते हैं क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो। अगर वो बच्चों जैसी बातें करे तो हम उसको डांटने लगते हैं कि तुम अभी क्या बच्चों जैसी बड़ी हो गई हो। अगर बड़ों जैसी बातें करे तो उसको कहते हैं अच्छा तुम इतनी बड़ी हो गई हो। तो हमें उसकी एज का जो लेवल है उसी के अकॉर्डिंग हमें समझाना होता है। मैम, ऐसे कुछ युवा होते हैं जो टीचिंग करना चाहते हैं, टीचर ही बनना चाहते हैं और गवर्नमेंट टीचर ही बनना चाहते हैं, उनको ऐसा भी होता है। कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा कुछ तो शेयर कीजिए इस बारे में हमारे साथ। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि टीचर को अगर आप जॉब के हिसाब से करते हैं तो मैं कहूँगी कि मत आइए, क्योंकि
आप एक शिक्षक हैं, एक राष्ट्र निर्माता है। ये एक सबसे पवित्र पेशा है। आप इसको अगर जॉब के हिसाब से आएंगे, और आजकल जैसे युवा आ भी रहे हैं क्योंकि पे स्केल बड़ा अच्छा हो गया है, इसीलिए उतना अच्छा आप देखते होंगे कि रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि ये समर्पण है। आप अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं तो आप एक तरह के 100 बच्चों का जीवन निर्धारित कर रहे हैं, उनका भविष्य निर्धारित कर रहे हैं। तो जो भी इसमें लोग वो आना चाहते हैं, वो एक मानवता या समाज सेवा उस भाव से आइए। सैलरी तो आपको मिलेगी, लेकिन केवल अगर आप जैसे जॉब के हिसाब से आ रहे हैं, एक पुल गिर जाए उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर 100 बच्चों का आपने भविष्य प्राप्त किया तो वो पता नहीं कितने पुल गिराएंगे, कितने आगे अगर आपने गलत उसको शिक्षा दे दी तो वो आगे कितना समाज का नुकसान देंगे। एक इंजीनियर की गलती को आप एक बार को सहन कर सकते हैं, डॉक्टर की गलती को सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर एक टीचर गलती करेगा तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो जो भी एजुकेशन में टीचिंग के उसमें आना चाहते हैं, वो इस भावना के साथ आए कि मैं एक बहुत ही पवित्र पेशे में जा रहा हूँ और मैं एक राष्ट्र निर्माता। बिल्कुल, ये मैम ने बहुत सही बात कही है, और कुछ ऐसी सोच के साथ ही आपको एक अध्यापक बनना चाहिए, एक शिक्षक बनना चाहिए। मैम, हर किसी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, और वो उन सपनों को, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पूरा भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा नहीं कर पाते और किसी दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। आपसे मैं ये सवाल करने लगूं, अगर आज आप प्रिंसिपल नहीं होते तो आप क्या होते? देखिए, मैं बिल्कुल यहाँ कहूँगी कि मेरा जो सपना था वो सही बताऊँ तो मेरा IPS या पुलिस में मेरा सपना था कि मैं उस फील्ड में जाऊँ, लेकिन क्योंकि शादी जल्दी हो गई और फिर मुझे लगा कि बच्चे हो गए, अगर मैं उस साइड जाऊँ तो मेरी गृहस्थी, मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि वो ट्रांसफर पोस्ट होती है। तो मैंने इस सपने के साथ अपने समझौता किया, लेकिन क्योंकि सपना केवल एक ही नहीं देखा जाता, कई सपने होते हैं। तो मैंने ये इधर देखा, तो मैं यहाँ से अपने सपने इस तरह पूरे करती हूँ कि लड़कियों के सपने टूटने नहीं देती। मेरा सपना टूटा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ किसी और का सपना ना टूट पाए। मगर कहीं ना कहीं इन सब में आपका एक उद्देश्य झलकता है कि जो भी महिलाएं हैं या जो भी लड़कियां हैं वो पीछे ना रहें, तो वो उद्देश्य तो कहीं ना कहीं आपका अभी भी पूरा हो रहा है। जी जी बिल्कुल। मैंने क्या बताया कि हमें कभी जब जैसे मंच पे बोलने का मौका नहीं मिलता था, गाँव क्या होता था स्कूल में कि जो टीचर के बच्चे हैं या शहर के बच्चे हैं, इंसान क्या होता है उन्हीं को मौका देते हैं। मैं अपने इन बच्चों को सोफिया के मंच पर, हर मंच पर ले जाती हूँ जहाँ भी कहीं मौका मिलता है। मेरे विद्यालय की छात्राएं हर जगह उस पर मंच देती हूँ, क्योंकि प्रयास करती हूँ कि उनके मन की जो हीन भावना, मैं सबको बताती हूँ कि उतनी भगवान ने उतने ही ग्राम दिमाग सब में दिया है, उसी तरह का सबको एक वातावरण दिया है। बस जरूरत है कि आप उसको किस तरह प्रयोग करते हैं। तो मेरी लड़कियों में आप कभी, क्योंकि आज बाई चांस आप घर हैं, नहीं मैं मिल पाती तो कहीं कॉन्फिडेंस की कमी नहीं, उनके हर सपने में प्रयास करती हूँ जो समाज हित में कि उनको पूरा करूँ। और महिलाओं के साथ भी अगर उनको लगता है, मैं काउंसलर भी उसमें परिवार परामर्श केंद्र में रही हूँ, तो उनको प्रयास करती हूँ कहीं से भी उनको इस बात से पीछे ना हटना पड़ जाए कि मैं महिला हूँ इसलिए मैं इस काम को नहीं कर सकती। मैम, आपने इतने मुश्किलों के दिन भी झेले हैं, और मुश्किलों के दिन झेलते हुए भी आपने कामयाबी पाई है। आपकी लाइफ के अगर बेस्ट मोमेंट की अगर हम बात करने लगे तो वो क्या रहा था आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट कि हाँ ये मेरे लिए सबसे खुशी वाली बात रही थी? मैं आपको बताऊँ, सबसे बेस्ट मोमेंट मेरे लिए मेरी बेटी का इंटरव्यू था। तो उसने वो इंटरव्यू के बाद उसका मेरे पास फोन आया, उसने मुझे कॉल की और रोने लगी। मैंने कहा भाई रो क्यों रही है? मुझे लगा शायद इंटरव्यू। कह रही वो मम्मी सब लोग माय फादर से इंटरव्यू शुरू करते हैं, अधिकतर क्या होता है माय फादर से। मम्मी मैंने ना माय मदर से इंटरव्यू शुरू किया, और क्योंकि मैंने जीवन में आप ही को देखा, आपको इतना मतलब क्या होता था ना, सब चीज़ें मेरे फ्रेंड थोड़े से क्या कहना चाहिए कि रिजर्व प्रवृत्ति गई, तो जैसे मैं उसके साथ गई, एडमिशन में भी गई, सब चीज़ों में भी गई, उसको पढ़ाया भी, सब चीज़ में गया थी। तो क्या होता है कि उसके, तो मुझे लगा कि इससे बड़ी उपलब्धि जीवन में कुछ नहीं हो सकती। और दूसरे, जब मुझे पहली बार किसी बच्चे ने आके मुझे कहा कि मैम हम आपको निरामा कह लें, तो ये दो उपलब्धि मेरे लिए एक जीवन में मुझे लगता है इससे बड़ा अवार्ड आपके पास
कुछ नहीं हो सकता कि आपके स्टूडेंट आपको माँ के नाम से गए और आपकी बेटी ने इंटरव्यू मेरे नाम से शुरू किया। ये मुझे लग रहा है कि मुझे इससे बड़ी उपलब्धि मुझे नहीं लगती। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सही बात है। एक शिक्षक के लिए उसके शिष्यों का सफल हो जाना ये सबसे बड़ी बात होती है, और एक माँ के लिए उसके बच्चों का सफल हो जाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मैम, आज आपने हमसे ढेर सारी बातें की। अभी जाते जाते हमारे जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश आप देंगी, क्या प्रेरणा उनको देंगी, क्या मैसेज आप देंगी, प्लीज कुछ बताइए। देखिए, मैं यहाँ से सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जब इच्छा शक्ति होती है तो कोई ऐसा कार्य नहीं कि जिसको हम नहीं कर सकते। आप किसी भी लेडी की जो आज तक जिनको हम कामयाब कहते हैं, और किसी भी पुरुष की आप जीवनी उठा लीजिए, आप देखेंगे कि शुरू में उन्होंने काफी संघर्ष किया है, और काफी जब हम पसीना बहाते हैं उसी के बाद ठंडी हवा का आनंद मिलता है। अगर गर्मी ज्यादा होगी तो बारिश भी अच्छी होती है। मैं यहाँ से कहना चाहूंगी कि एक तो अपने मन से ये बात निकाल देनी चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। दूसरे, आप प्रेरणा लेने के लिए अपने आसपास के छोटे छोटे व्यक्तियों से भी आप प्रेरणा ले सकते हैं। और जो हम एक सबसे बड़ी गलती जीवन में क्या करते हैं कि हम जो होते नहीं, हम वो दिखने के चक्कर में अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। हम दूसरे जैसा बनना चाहते हैं। हम जैसे हैं उसी रूप में सबसे पहले हमें समाज के सामने रहना चाहिए, और फिर अगर मेरे अंदर गुण डॉक्टर बनने के तो मैं डॉक्टर बनूं, अगर मेरे अंदर इंजीनियर बनने के हैं मैं इंजीनियर बनूं। हमारी इच्छा क्या है, हमें उस अनुसार प्रयास करना चाहिए। हम दूसरे की इच्छाओं का आदर करें, लेकिन दूसरे की इच्छाओं के चक्कर में हमें स्वयं की इच्छा को कभी नहीं मारना चाहिए। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात मैम ने कही है कि आपके जो भी सपने हैं, आपकी जो भी ख्वाहिश है, आपकी जो भी इच्छा है, उसके लिए डटकर मेहनत कीजिए और उस पर काम कीजिए। आपको दूसरों का सम्मान करना है, वो बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मत भूलिए कि यार आपके भी सपने हैं, और उन सपनों को मत डुबाइए बिल्कुल भी। वेल, आज ढेर सारी बातें हुई मेरी डॉक्टर नीरा तोमर से, प्रिंसिपल है श्री मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज में। बहुत सारी बातें हुई। अगली बार फिर गए किसी नए मेहमान से आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और जाते जाते आपसे बस यही कहूंगा, आप अपना ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल रखिए, और अपने चेहरे की स्माइल को बरकरार रखिए, और बस जुड़े रहिए और देखते रहिए। आपका अपना बातूनी पंकज। मिलता हूँ अगली बार किसी नए मेहमान के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।